हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे सिंचाई और नहरें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम तरह की फसलों के बारे में, कृषि के बारे में, हीराकुंड बांध से संबंधित सवाल जैसे हीराकुंड बांध हो गया, इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया, कावेरी नदी पर जितने बांध बने हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बांध हो गया, और मिसलेनियस जो हमारी परियोजनाएं हैं जो हमारी बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी जो है प्री हो या फिर मेंस हो या सीडीपीओ हो या टीआरई का एग्ज़ाम हो, इन सभी से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। पिछले कई वीडियोज़ में हमने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं, जिनको देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी जो क्लासेज चल रही हैं बीपीएससी टीआरई 4 के संबंध में चल रही हैं। वैसे तो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल हर एक युवा जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं और उन्होंने ऐसा कह भी दिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो नोटिफिकेशन आने ही वाला था होली के बाद में। अब देखते हैं कितना दिन लगता है नोटिफिकेशन में, और बिहार सरकार कैसे काम करती है। अब ये बहुत ही देखने वाली दिलचस्प बात होगी। वैसे भी सभी जो है आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोगों को जो है तैयारी नहीं बंद करनी है। आप जो है तैयारी करते रहिएगा, और जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम आपके लिए लंबी लंबी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा सा जो है हेल्थ भी साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जुकाम की वजह से मैं छोटी छोटी क्लासेस आप सभी के लिए ले रहा हूँ, और आप सभी का रिस्पांस जो है मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा है, आपका प्यार मिल रहा है हर एक वीडियो पर। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, पुरानी क्लासेस जो हमारी बीपीएससी घटना चक्र 2025 की हुई थी, उन सभी के प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा साइंस की भी क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगे, बिहार जी के जीएस स्पेशल की भी क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है उन क्लासेज को जरूर देखिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लासेज लगातार आपके लिए हमारी तरफ से पहुँचाई जा रही हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे सीधे अपने सवालों की तरफ चलेंगे। हमारा पहला सवाल है आज का कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। पट्टी सीमा जो परियोजना है ये किन नदियों के एकीकरण से जो है जुड़ी हुई है। तो जो पट्टी सीमा परियोजना है दोस्तों, इसकी हम अगर बात करें तो ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जो है जुड़ी हुई है। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, पट्टी सीमा ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से या इन दोनों को जो है आपस में जोड़ने से, इंटरलिंकिंग से जो जुड़ी है, और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत की जो सिंचाई की क्षमता है इसका सर्वाधिक भाग किसके द्वारा पूरा किया जाता है, ये आपको बताना है। 52 बीपीएससी का सवाल है, प्री 2008 में पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु और बृहद परियोजनाओं से भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग जो है पूरा होता है। कैसे पूरा होता है, एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा। देखिए, लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत जो है 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पम्पसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल है। और भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति जो है ये लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद और मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% से सिंचाई क्षमता जो है पूरी होती है। इस प्रकार विकल्प के अनुसार बृहद और लघु इन दोनों परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई की क्षमता होती है। अगला सवाल देखिए, सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है ये कहाँ से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं भैंसा लुटन पे बांध बनाया गया है पश्चिम चंपारण जिले में, और ये जो है गंडक से निकलती है। याद रखिएगा, गंडक से निकलती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गंडक नदी से, गंडक को सदानीरा भी कहते हैं। 44वीं बीपीएससी 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक जो है ये आपका सिंचाई नहर जो है सारण भी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है। बिहार के क्षेत्र में जो है किससे सिंचाई होती है ये आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ना तो ऊपरी गंगा नहर है, ना शारदा नहर है, ना पूर्वी यमुना नहर है, ये आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर
बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2016 में। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पानी का प्रयोग होता है वो सिंचाई के लिए ही किया जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी गठित किया गया और इसके जो मंत्री बने वो गजेंद्र सिंह शेखावत बने। इनके सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की और इसके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों का सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखिए, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं से हमारा सवाल संबंधित है और पहला सवाल 42वीं बीपीएससी प्री 1997 का है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल बांध है ये किसका एक संयुक्त परियोजना है ये आपको बताना है। तो ये जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए और यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया था। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी लोगों को अभी मैंने बताया कि ये जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कावेरी नदी पर बने बांध। कावेरी नदी पर देखिए आपने शिव समुद्रम जलप्रपात पढ़ा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका शिव समुद्रम हो जाएगा। डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ था। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी जो है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन, अर्जुन के साथ हमेशा कौन रहते थे? तो कृष्ण भगवान रहते थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कृष्ण नदी पर यह बनाया गया है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये जो है कौन सी नदी पर है? तो ये आपका कृष्ण नदी पर हो जाएगा। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था और प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। अगला सवाल देखिए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा और 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई है। यह विश्व का जो है सबसे लंबा बांध है और इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। अगला सवाल देखिए, दामोदर घाटी परियोजना। इसमें कह रहा है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बराकर नदी पर। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बराकर नदी पर बनाए गए हैं। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी जो है बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। अगला सवाल देखिए, विविध परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी ये आपको बताना है। मंडल बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो ये झारखंड के पलामू जिले में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर ये बांध बनाने के लिए जो है नींव रखी गई थी। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2019 में जो है इसकी नींव रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डी विकल्प सही हो जाएगा, उत्तरी कोयल। देखिए बीपीएससी
अप्रैल 2019 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल या मंडल डैम परियोजना की सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, इस पर जो है निर्मित है। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो चंबल नदी जो है चंबल नदी पर है, तो पहला 1 नंबर का ये सवाल हो गया। और कहाँ पर है, तो ये चंबल नदी कहाँ से जाती है? राजस्थान से जाती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए राणा प्रताप सागर विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और यह चंबल घाटी विकास परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कृषि से संबंधित सवाल हमारे। देखिए कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? कृषि में जो है युग्म पैदावार से क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों पर जो है 2 फसलें, विभिन्न मौसमों पर जो है 2 फसलें, ये युग्म पैदावार को दर्शाती है। याद रखिएगा, विभिन्न मौसमों पर जो है 2 फसलें ये युग्म पैदावार को दर्शाती हैं। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कृषि में डबल क्रॉपिंग या युग्म पैदावार का आशय क्या है? एक फसल वर्ष के अंतर्गत ही एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले वसंत जौ, शीतकालीन गेहूँ या आलू की फसल लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। इस रूप में जो है विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? निम्न में से कौन सा एक जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज और कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी जो है कृषि उपज में जो है उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में सभी जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के ही रास्ते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा जो है सर्वाधिक था? 2020 में किस फसल का जो है रकबा जो है सर्वाधिक था? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल जो है लगाई गई थी? और यही हमेशा से भी लगाई जा रही है, याद रखिएगा, चावल। ठीक है, चावल लगाई गई थी। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। 2021 से 22 में भी भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो है स्थान है। और वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला सवाल देखिए, हरित क्रांति से संबंधित सवाल है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसमें जो है उच्च उपज किस्म का जो है कार्यक्रम चलाया गया था। हाई यील्डिंग वैरायटी विकसित की गई थी जिससे उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में सवाल पूछा गया था। देखिए भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष जो था ये 1966-67 से हुआ माना जाता है। और जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों या हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं YVP शॉर्टकट में, इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से जो है की गई थी। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है ये आपको बताना है। तो गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके पश्चात वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। अतः विकल्प डी जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है ये आपको बताना है। मैं चारों ऑप्शन थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए कह रहा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूँ चावल के उत्पादन और वृद्धि में जो है गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो ये बिल्कुल सही गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। देखिए फसलों को छोड़ने की बात नहीं की गई थी, याद रखिएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कहीं भी फसलों को छोड़ने की बात नहीं की गई थी। और इसका लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ
शस्य उत्पादन का समाकलन करना था। तो दूसरा और चौथा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। देखिए सी विकल्प में ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भारत में है द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात जो है कहीं नहीं की गई थी, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। अब हरित क्रांति में क्या था, तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज थे, सिंचाई का भी जिक्र किया गया था, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई थी और सड़कों का जो है सही करना और बाजारों तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। तो ये सभी चीज़ें कही गई थी, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा सभी चारों। यहाँ पर देखिए भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक जो है समाहित है। अगला सवाल देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये उपयुक्त सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति में श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, ये सभी आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई कृषि नीति जो है घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति और रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। अगला सवाल देखेंगे, देखिए काली क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। 60 से लेकर 62 यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें कि काली क्रांति का संबंध तो सरसों से नहीं होगा, बहुत लोग जानते हैं कि सरसों से होगा, लेकिन सरसों से नहीं होगा। काली क्रांति का संबंध जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम या कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां और उनके उत्पादन इस प्रकार हैं: नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन और गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल देखिए, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसका उत्पादन जो है किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी एक सवाल था पीछे कि जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सबसे ज़्यादा जो है प्रगति कौन से फसल के उत्पादन में की है, तो गेहूं में। तो इसीलिए इसका भी वही जवाब हो जाएगा, गेहूं में जो है हरित क्रांति के बाद जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं के फसलों के उत्पादन में वृद्धि की दर अधिकतम देखी गई और हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले जो है किस्म के बीजों के प्रयोग से हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। खाद्यान्न फसलें में देखिए, रबी की फसल में कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल वो फसल होती है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है बेचकर पैसे कमाना होता है, और खाद्यान्न फसल वो होती है जो पेट भरने के लिए उपजाई जाती है। तो देखिए गन्ना, जूट और कपास सभी नकदी फसल हैं, लेकिन आपका गेहूं जो है ये एक खाद्यान्न फसल है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं यूपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं, और गेहूँ और चावल जैसी फसल जो है नकदी ना होकर ये जो है खाद्यान्न फसलें हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बीपीएससी 9वीं 10वीं के टीचर के एग्जाम में 2023 में हम मुख्यतः कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए ज्वार में फली नहीं पाई जाती, बाजरा में भी नहीं पाई जाती, ये जो है दलहन में पाई जाती है। दलहन की जितनी भी फसलें होती हैं उनमें फली पाई जाती है। जब आप मटर देखेंगे, मटर देखिए किस में रहता है, फली में रहता है। फली जब आप खोलते हैं तो मटर के दाने मिलते हैं। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से दलहन की फसलें जो है फलीदार होती हैं। दलहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मासूर, बाकड़ा आदि जो है फसलें आपको देखने को मिलती हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 33.95 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। अगला सवाल देखिए,
खरीफ की फसलें देखिए, कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है खाद्य वाली कौन सी है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ के आदमी को जो है चावल ही पसंद आता है, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो है चावल की भी खेती की जाती है, तो इसीलिए इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के जो है 46.38 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल और 30.47 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है कृषि क्षेत्र पर जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है चावल है। अगला सवाल देखिए, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, मतलब चावल की पैदावार जो है और खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, विकल्प के अनुसार भारत में चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 2.25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रॉयल सीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही विस्तृत है। अतः विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के आरोही क्रम में आपको दर्शाना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका अगर सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करें अगर अभी की 2021-22 के अनुसार जो है, तो यहाँ पर चावल के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं ये कौन से हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर कहीं भी देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जो है नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। देखिए, दिए गए विकल्प के अनुसार भारत के राज्यों का वर्ष 2018-19 में चावल के उत्पादन का सही आरोही क्रम जो है ये इस प्रकार था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021-22 में इसका जो चावल उत्पादक शीर्ष राज्य जो थे ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को आपको चुनना है। ठीक है, सही आरोही क्रम को आपको चुनना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख जाए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा पंजाब। और अब देखिए आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका पंजाब हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो है चावल पैदा होता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी जो है हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में विकल्पगत चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये क्रम अभी भी सही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नकदी फसलें। नकदी फसलों में क्या कहा जा रहा है? भारत का सबसे जो है बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आप सभी के लिए जो है होमवर्क है दोस्तों। आप सभी को जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी हमारा सेशन जो है छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ी सी जो है तबीयत नहीं सही है, जुकाम की वजह से जो है बोलने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम आपके लिए छोटे छोटे सेशन ले रहे हैं ताकि आपका जो है पढ़ाई का क्रम ना टूटे। और जल्दी ही हम दोनों क्लासेज आपके सामने लेकर आएंगे और इसके बाद जो है हम बिहार जीके जीएस की क्लासेज भी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।